मुंह का कैंसर भारत में सबसे आम कैंसरों में से एक है और आज तक मुंह के कैंसर का सबसे अच्छा इलाज सर्जरी ही है। शुरुआती स्टेज के ट्यूमर के लिए संभवतः एक साधारण सर्जरी की आवश्यकता होगी, जिसमें जीभ या गाल का भाग निकाल दिया जाता है या गाल के भीतर के कुछ वसा का उपयोग करके इसे मूल रूप में बंद कर दिया जाता है। आमतौर पर गर्दन की कुछ ग्रंथियों को, जिन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं, मुंह की सर्जरी के समय ही निकाल दिया जाता है। यदि ट्यूमर थोड़ा विकसित हो गया है तो उन्हें उस भाग की पुनर्रचना के लिए चेहरे या गर्दन से या थोड़ी के नीचे या गर्दन के नीचे से कुछ त्वचा के फ्लैप की आवश्यकता हो सकती है। इसे मुंह खोलने और बोलने के साथ साथ निगलने में भी मदद मिलती है। जब ट्यूमर थोड़े अधिक विकसित हो जाते हैं तो उन्हें व्यापक पुनर्रचना की आवश्यकता होती है, जिसके लिए संभवतः शरीर के अन्य हिस्सों या छाती, पैर या जांघ से फ्लैप की आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से रोगी को निगलने के साथ साथ बोलने में मदद करने के लिए किया जाता है, ताकि वो बेहतर गुणवत्ता का जीवन बिता सके। आमतौर पर ये सभी सर्जरी गर्दन विच्छेदन के साथ संयुक्त रूप से की जाती है, जिसमें गर्दन की ग्रंथियों को निकाल दिया जाता है। इससे हमें बीमारी की स्टेजिंग करने और आगे की इलाज की योजना बनाने में मदद मिलती है। अधिकांश मरीजों में जब एक बार मुंह के कैंसर का पता चल जाता है तो उनके स्कैन कराए जाते हैं, जिसमें हमें ज्ञात होता है कि बीमारी ऑपरेशन योग्य है या नहीं। एक बार जब बीमारी को ऑपरेशन योग्य मान लिया जाता है तो सर्जन ये निर्णय लेता है कि रोगी को किस हद तक सर्जरी और किस प्रकार के पुनर्रचना की आवश्यकता होगी। और एक बार जब रोगी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट द्वारा सर्जरी के योग्य मान लिया जाता है तो उसे आमतौर पर एक दिन पहले भर्ती किया जाता है। और यदि ये शुरुआती स्टेज का ट्यूमर है तो सर्जरी के बाद संभवतः वो केवल एक दिन निगरानी के लिए आईसीयू या एचडी यूनिट में होगा। उसके नाक एवं गले में एक ट्यूब लगाई जाएगी, जिसे ड्रेन कहते हैं। उसकी नाक में लगी नली एक राइस ट्यूब है, जो एक आहार नली है, जिससे मरीज को अगले दिन से आहार देना शुरू कर देते हैं और 2, 3, 4 दिनों के बाद उसे मुंह से आहार देते हैं। और जब वो मुंह से अच्छी तरह से खाने में सक्षम हो जाते हैं तो आहार नली को हटा दिया जाता है। नली आमतौर पर 4 से 5 दिनों में निकल जाती है और मरीज को लगभग एक सप्ताह में छुट्टी मिल जाती है। आमतौर पर रोगी लगभग 10 से 15 दिनों में तरल और अर्ध ठोस आहार लेने में सक्षम हो जाएगा और धीरे धीरे उनके आहार में भी सुधार होगा। स्टेज के आधार पर रोगी को रेडिएशन जैसे अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता हो सकती है, जो उसके आहार को और अधिक प्रभावित कर सकता है और लगभग 3 महीने में उसके सामान्य आहार पर वापस आने की उम्मीद की जा सकती है। यदि ऐसी स्थितियों में रोगी को व्यापक पुनर्रचना की आवश्यकता होती है तो उसे अधिक ट्यूबों की आवश्यकता होगी। संभवतः उसके गर्दन में एक श्वास नलिका डाली जाएगी, जिसे ट्रेकियोस्टोमी कहा जाता है, क्योंकि रोगी के चेहरे पर बहुत अधिक सूजन होगी, जिस कारण उसे अपने सामान्य मार्ग यानी नाक से सांस लेने में कठिनाई होगी। मरीज को संभवतः कुछ अधिक समय के लिए आईसीयू और एचडी यूनिट में रहना होगा। जिस स्थान पर फ्लैप हटा दिया गया है वहां ड्रेसिंग और नलियां भी होंगी। वो लगभग 10 दिनों तक अस्पताल में रहेगा और एक बार जब वो मुंह से अच्छी तरह से आहार लेने में सक्षम हो जाएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेक्योस्टोमी और राइस ट्यूब को हटा दिया जाएगा। आमतौर पर नलियां हमेशा की तरह लगभग 4 से 5 दिनों में निकाल दी जाती है और बायोप्सी जो सर्जरी से पहले की गई थी, उस दौरान जो ट्यूमर निकाला गया था उसे दोबारा बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। उस रिपोर्ट के आधार पर हम तय करेंगे कि मरीज को कीमोथेरेपी के साथ या उनके बिना रेडिएशन जैसे किसी अन्य उपचार की आवश्यकता है या नहीं। सभी मरीजों को बताया जाता है कि आहार में कुछ परिवर्तन अवश्य करने होंगे। यदि ये प्रारंभिक स्टेज है तो हम निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि रोगी समय के साथ शायद 2 से 3 महीने में सामान्य आहार लेना शुरू कर देगा। जबकि यदि ये एक बड़ी सर्जरी है तो इसमें दीर्घकालीन परिवर्तन हो सकता है, जहां रोगी को तरल या अर्ध ठोस आहार पर रहना पड़ सकता है। कुछ रोगियों के लिए ये आजीवन हो सकता है, कुछ रोगियों के लिए ये 6 से 7 महीने से अधिक हो सकता है। यदि रेडिएशन या कीमोथेरेपी जैसी एडजुवेंट थेरेपी को जोड़ा जाता है तो उनके अतिरिक्त दुष्प्रभाव भी होंगे, जिनके कारण बहुत से आहार परिवर्तन करने होंगे। जहां रोगी आमतौर पर कोई भी ठोस भोजन नहीं खा पाएगा और उसे तरल खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी। साथ ही स्वाद में भी कुछ बदलाव आएगा, जो कि अपेक्षित है। आज तक के अधिकांश ट्यूमर सर्जरी के योग्य है, लेकिन वो निश्चित रूप से शुरुआती स्टेज में होने चाहिए। जितनी अधिक विकसित अवस्था होगी उतनी अधिक जटिलताएं और अधिक दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होंगे। तो निश्चित रूप से यदि कोई मरीज प्रारंभिक स्टेज में आता है तो हम बेहतर परिणाम और सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। जब मरीज को ट्रेकियोस्टोमी होती है तो मरीज को उसकी गर्दन में मौजूद एक ट्यूब से सांस लेनी होगी, लेकिन जब तक ये ट्यूब है
तब तक मरीज की सामान्य बोलचाल बंद हो जाएगी और उसे या तो लिखित रूप से या इशारों से ही संवाद करना होगा। ये ट्यूब रोगी के स्त्राव को उसके फेफड़ों में जाने से रोकने और उसे सांस लेने में मदद करने के लिए होती है। इसलिए एक बार जब रोगी अपने स्त्राव को संभालने और मुंह से अच्छी तरह से निगलने में भी सक्षम हो जाता है, तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को हटा दिया जाएगा। एक बार ट्यूब हटा दिए जाने पर मरीज फिर से बोलने में सक्षम हो जाएगा। बेशक ये आवाज कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जीभ का कितना हिस्सा निकाला गया है, लेकिन वाणी कुछ परिणाम में धीरे धीरे वापस आ जाएगी और स्पष्ट रूप से वाणी तब आएगी जब जीभ की पुनर्रचना अच्छे परिमाण में हो जाती है। जिन रोगियों की जीभ में व्यापक पुनर्रचना हुई है, ऐसे रोगियों में ट्रैकियोस्टोमी को लंबे समय तक रखा जा सकता है, यहाँ तक कि उनके एडजुवेंट उपचार यानी रेडिएशन के दौरान भी, और एक बार रेडिएशन पूरा हो जाने पर धीरे धीरे ट्यूब को उनकी गर्दन से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए ट्रैकियोस्टोमीज एक आवश्यक भाग है। सर्जरी के बाद सामान्य बायोप्सी रिपोर्ट लगभग 2 से 3 सप्ताह के अंतराल में आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन के बीच एक बहुविषयक टीम चर्चा आयोजित की जाती है, जहां आगे के उपचार के संबंध में निर्णय लिया जाता है। यदि आगे रेडिएशन या कीमोथेरेपी जैसे उपचार की आवश्यकता होती है, तो ये आमतौर पर सर्जरी के लगभग 4 से 6 सप्ताह बाद शुरू किया जाता है और ये 6 सप्ताह की अवधि के लिए होता है, जहां 5 दिन रेडिएशन होता है। और यदि कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है, तो हर हफ्ते कीमोथेरेपी का एक चक्र होता है। तो ये कीमोथेरेपी के लगभग 5 से 6 चक्र होते हैं। ये रेडिएशन आमतौर पर रेडिएशन के लगभग 30 अंशों तक जाता है, इसलिए यह 1.5 महीने की अवधि उपयुक्त होती है और इस अवधि के दौरान रोगी नियमित रूप से प्रतिदिन लगभग 1 घंटे के लिए रेडिएशन के लिए आता है। यदि कोई जटिलताएं या कोई आवश्यकता है, तो उसे सिर और गर्दन की टीम द्वारा भी देखा जाएगा। और रेडिएशन के बाद तीव्र दुष्प्रभाव आमतौर पर रेडिएशन पूरा होने के लगभग 1 महीने बाद ठीक हो जाता है। तभी पहली अनुवर्ती जांच सिर और गर्दन टीम के साथ साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट दोनों के द्वारा की जाती है। इसके बाद बीमारी की अवस्था के आधार पर आगे की जांच योजनाबद्ध की जाती है। अधिकांश अनुवर्ती जांच आमतौर पर पहले 2 वर्षों के लिए मासिक रूप से की जाती है, क्योंकि मुंह के कैंसर के पुनरावृत्ति की अधिकतम संभावना पहले 2 वर्षों के भीतर होती है। 2 साल के बाद फिर इसे बढ़ाकर 2 महीने, 3 महीने और 5 साल के अंत तक कर दिया जाता है। 5 साल के बाद ये आमतौर पर वार्षिक अनुवर्ती जांच होती है, क्योंकि 5 साल के बाद बीमारी के वापस आने की संभावना 5 से 6% की होती है।